नंबर 3 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि एल कीरा के लिए एक जाल बिछाता है जिसमें लाइट फंस जाता है और एल को ये बात पता चल जाती है कि कीरा जापान में रहता है। इसके बाद हम पुलिस टीम को देखते हैं जो कीरा वाले केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। एक ऑफिसर रिपोर्ट देता है कि जितने भी लोग कीरा ने मारे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन पहले ही पब्लिक में अवेलेबल थी और एल ने जो रिक्वेस्ट की थी कि सभी डेथ्स की टाइमिंग पता की जाए, तो सारी डेथ्स शाम को 4 बजे से रात के 2 बजे के बीच हुई है, जिसमें ज्यादातर डेथ रात को 8 बजे से 12 बजे के बीच हुई है। वहीं छुट्टी वाले दिन ये टाइमिंग्स एक जैसी नहीं रहती। ये इन्फॉर्मेशन एल को काफी इंटरेस्टिंग लगती है और डेथ टाइमिंग के हिसाब से वो समझ जाता है कि कीरा जरूर कोई स्टूडेंट होगा। वो 4 बजे स्कूल से आता होगा और लोगों को मारता होगा और 12 बजे तक सो जाता होगा। ये काम किसी कम उम्र वाले स्टूडेंट का ही है जिसे लगता है कि बुरे लोगों को मारने से वो बहुत अच्छा कर रहा है और दुनिया को इंसाफ दिला रहा है। शायद वो खुद को किसी तरह का गॉड समझ रहा होगा। ये बस एल का एक तुक्का है, लेकिन उन्हें हर बात को ध्यान में रखकर ही छानबीन करनी होगी। चीफ अब पूछते हैं कि किसी और को कुछ कहना है, जिस पर मात्सुदा अपना हाथ खड़ा करता है और बोलता है कि वो कीरा के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में खासकर जापान में क्राइम्स बहुत ही ज्यादा कम हो गए हैं। चीफ बोलता है कि हमें लगा ही था ऐसा कुछ होगा, खैर तुम बैठ सकते हो। इसके बाद एल पुलिस टीम से एक और रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग पता करें कि जो भी लोग मरे हैं उनकी कितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल थी, जैसे कि सिर्फ नाम या फोटो या दोनों ही। इसके बाद ये मीटिंग एंड कर दी जाती है। कुछ देर बाद मात्सुदा चीफ के लिए कॉफी लेके आता है। चीफ कई दिनों से नाइट शिफ्ट कर रहे थे और काफी थक गए थे। मात्सुदा अपनी कही बात के लिए माफी मांगता है। चीफ कहते हैं कि उसने कुछ गलत नहीं बोला, क्राइम्स सच में कम हो गए हैं, लेकिन अगर तुमने ये कहा होता कि इसके लिए हमें कीरा को इनाम देना चाहिए या वो जो कर रहा है वो सही है, तब जरूर चीफ को गुस्सा आ जाता। जो सुन मात्सुदा कहता है कि मैं कभी किसी किलर को सपोर्ट नहीं कर सकता। चीफ कहते हैं कि वो तो मजाक कर रहे थे। इधर लाइट सायु का होमवर्क करने में उसकी मदद कर रहा था, तभी इनके घर की घंटी बजती है और सायु कहती है कि लगता है डैड घर जल्दी आ गए और वो उनसे मिलने नीचे चली जाती है। रियूक अब लाइट से कहता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है और वो अपनी सिस्टर की होमवर्क में मदद कर रहा है, उसे डर नहीं लग रहा। लाइट कहता है कि पुलिस अगर उसके पीछे पड़ भी गई तब भी वो उनसे हमेशा एक कदम आगे रहेगा। इतना कहकर लाइट भी नीचे आ जाता है और हम देखते हैं कि लाइट के फादर और कोई नहीं बल्कि पुलिस चीफ यागामी है। डिनर के समय चीफ लाइट से पूछता है कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, जिस पर सायु बताती है कि उसका भाई तो एक जीनियस है और क्लास में टॉप करता है। लाइट अपने डैड से पूछता है कि वो थके हुए लग रहे हैं, जिस पर चीफ बोलते हैं कि उनके पास एक नया केस आया है जो कि बहुत मुश्किल है। रियूक अब समझ जाता है कि लाइट इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, उसके पापा तो पुलिस में है। लाइट कहता है कि वो अपने घर के वाईफाई से कभी भी उसके डैड के कंप्यूटर को हैक कर सकता है और उनके केस की सारी फाइल्स वो अपने कंप्यूटर में कॉपी करके देख सकता है बिना किसी को पता चले। यानी कि पुलिस जो भी रिपोर्ट बनाएगी लाइट को उसके बारे में पता चल जाएगा। अब रिपोर्ट्स फाइल्स पढ़ने के बाद लाइट को पता चल जाता है कि एल को शक हो गया है कि किलर एक स्टूडेंट है। तब तो तुम्हारी लग गई। अब तक लाइट लोगों के सिर्फ नाम लिख रहा था, जिससे 40 सेकंड्स बाद उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो रही थी। लाइट अब डेथ नोट के रूल्स दोहराने लगता है कि इंसान के नाम लिखने के 6 मिनट्स और 40 सेकंड तक वो डेथ का कारण भी लिख सकता है, लेकिन साथ में टाइम भी कि उस इंसान की मौत कब होगी। तो वो मौत का कारण हार्ट अटैक ही लिखेगा, लेकिन हर डेथ को अलग अलग टाइम पर सेट कर देगा। अब जब लाइट स्कूल में था तब भी क्रिमिनल्स की डेथ होने लगती है। कुछ दिन तक ऐसा होता है और पुलिस का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि अब तो हर घंटे एक आदमी की मौत हो रही है, तो शायद ये किलर कोई स्टूडेंट नहीं है। एल कहता है कि अब तो ये बात और भी पक्की हो गई है। कीरा क्रिमिनल्स को हर घंटे मारकर उन्हें ये मैसेज देना चाह रहा है कि वो लोगों की मौत का समय भी कंट्रोल कर सकता है। और जैसे ही इन्हें शक हुआ था कि कीरा कोई स्टूडेंट है, उसके बाद ही कीरा ने अपना पैटर्न बदल दिया और वो हर घंटे लोगों को मारने लगा। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। यानी कि केस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन कीरा को भी पता है और वो एल को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है कि दम है तो रोक के बता शेखावत। इधर लाइट सोच रहा था कि अब तो एल के पसीने छूट गए होंगे। रियूक अब पूछता है कि उन्हें ये बताकर कि तुम्हारे पुलिस से कनेक्शन है, तुम्हें पकड़ना तो अब और आसान हो जाएगा। जिस पर लाइट कहता है कि उसका असली मकसद है एल को पकड़कर उसे खत्म करना। और तुम ये कैसे करोगे? बहुत कम इंसान एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा कर पाते हैं। वैसे ही पुलिस और एल एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें तो एल का चेहरा और नाम भी नहीं पता है। अब एल को पता चल गया है कि पुलिस टीम में से कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, तो वो टीम को ही
इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देगा, जिससे पुलिस वाले एल पर ही गुस्सा हो जाएंगे और उनमें आपस में फूट डल जाएगी। आखिर में एल की आइडेंटिटी जरूर रिवील होगी और जब ऐसा होगा तो तब लाइट उसे मार देगा। इधर 3 ऑफिसर्स रिजाइन करके जाने लगते हैं कि उन्हें अब ये केस इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, उन्हें दूसरा केस दिया जाए या तो वो नौकरी छोड़ने को भी तैयार हैं। चीफ इसका कारण पूछता है तो वो बताते हैं कि उन्हें कीरा के हाथों मरना नहीं है। एल ने पूछा था कि जिन क्रिमिनल्स की डेथ हुई है उनके नाम और फोटो पब्लिक में थी या नहीं, तो ये बिल्कुल सच है। उनके सिर्फ नाम और फोटो देखकर ही कीरा ने उन्हें मार दिया था। एल खुद तो छुपा बैठा है, किसी को उसका नाम या चेहरा नहीं पता, उसे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम पुलिस वालों की तो सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को पता है, हम छुप कर काम नहीं करते और कीरा हमें कभी भी मार सकता है और इसीलिए ये लोग इस केस को छोड़कर जाना चाहते हैं। इतना कहकर वो तीनों चले जाते हैं। इधर र्यूक लाइट की क्लास में था और तभी उसे स्कूल के बाहर कुछ दिखाई देता है। ये एक FBI ऑफिसर था जो कि लाइट का पीछा कर रहा था। असल में एल ने कुछ FBI ऑफिसर्स को जापान बुलवाया है ताकि वो पुलिस टीम के हर ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट कर सके। पुलिस टीम में अभी करीब 141 लोग हैं जिन्हें कीरा केस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता है और कीरा का कनेक्शन जरूर इनमें से ही किसी से होगा। ये बात पुलिस वालों को भी नहीं पता है कि उनके फैमिली मेंबर्स पर नजर रखी जा रही है। इधर लाइट जब अपने घर जा रहा था तब र्यूक उससे बात करने की कोशिश करता है। लाइट बोलता है कि मैंने बताया था ना कि मैं तुमसे पब्लिक में बात नहीं कर सकता, जिस पर र्यूक बोलता है कि ठीक है, तुम सिर्फ सुनो। पहली बात, उसकी लाइट से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि उसे लगता है कि डेथ नोट बहुत सही इंसान के हाथ लगी है। अब र्यूक तब तक यहाँ है जब तक डेथ नोट खत्म नहीं हो जाती या लाइट मर नहीं जाता। लेकिन ना तो वो लाइट की साइड है और ना ही एल की। वो कभी लाइट को नहीं बताएगा कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत। वो उसका कोई दोस्त नहीं है, वो बस मजे लेने आया है। लाइट कहता है कि सीधा पॉइंट पर आओ। र्यूक अब बोलता है कि एक आदमी काफी टाइम से लाइट का पीछा कर रहा है। ये सुनकर लाइट को शॉक लगता है और वो रुक जाता है। इसके बाद वो वापस चलने लगता है। र्यूक आगे बोलता है कि वो मुझे तो नहीं देख सकता, लेकिन क्योंकि वो लाइट के पीछे पड़ा है तो र्यूक को लग रहा है कि वो उसका पीछा कर रहा है, जिससे र्यूक को बहुत बेचैनी हो रही थी। इसीलिए उसने ये बात लाइट को बता दी। लाइट कहता है कि फिर तो उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। लाइट अपने घर आकर सोचने लगता है कि उसका पीछा कौन कर सकता है, यानी कि एल को ऑलरेडी पुलिस पर शक हो गया है। लाइट को अब बिल्कुल एक नॉर्मल लड़के की तरह पेश आना होगा, लेकिन अगर ये आदमी लाइट को महीनों तक फॉलो करता रहा तो उन्हें जरूर पता चल जाएगा कि लाइट ही कीरा है। तो उसे इस आदमी का नाम पता करके जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। अब र्यूक बोलता है कि वो लाइट को एक सीक्रेट बताना चाहता है। एक शिनिगामी और एक इंसान जिसके पास डेथ नोट है, उसमें क्या फर्क होता है, और ये भी कि आखिर शिनिगामी किसी इंसान का नाम अपनी डेथ नोट में लिखते ही क्यों है। क्योंकि हम शिनिगामी किसी इंसान का बचा हुआ लाइफ टाइम अपने लिए ले सकते हैं। मान लो कोई इंसान 60 साल तक जीने वाला था, लेकिन शिनिगामी उस इंसान की लाइफ 40 साल पर ही ले लेता है, तो जो उसके 20 साल बचे थे वो उस शिनिगामी की लाइफ में जुड़ जाते हैं। यानी कि जब तक शिनिगामी इंसानों को मारकर अपनी उम्र बढ़ाते रहते हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता। चाहे उनके सिर में गोली मार दो, शिनिगामी नहीं मरते। लेकिन दूसरी तरफ लाइट कितने भी नाम डेथ नोट में लिख दे, उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी। ये था पहला डिफरेंस। इंसान और शिनिगामी में दूसरा डिफरेंस ये है कि शिनिगामी को सिर्फ किसी इंसान का चेहरा देखने से ही उसका नाम पता चल जाता है, क्योंकि उनके पास शिनिगामी आईज होती है, जिससे वो इंसान के सिर के ऊपर न सिर्फ उस इंसान का नाम बल्कि उसकी उम्र भी देख सकते हैं। यानी कि अभी र्यूक को पता है कि लाइट कितने साल बाद मरेगा, लेकिन ये बात वो लाइट को कभी नहीं बताएगा। तो शिनिगामी को कभी ये प्रॉब्लम नहीं आती कि जिस इंसान को उन्हें मारना है उसका नाम क्या है, और उन्हें ये भी पता रहता है कि इंसान को मारने पर उनकी कितनी उम्र बढ़ेगी। और यही फर्क है एक शिनिगामी और एक डेथ नोट वाले इंसान में। लेकिन लाइट चाहे तो उसे भी ये शिनिगामी आईज मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए लाइट को एक डील करनी पड़ेगी। लाइट को शिनिगामी आईज के बदले अपनी आधी उम्र देनी पड़ेगी। यानी कि अगर लाइट अगले 50 साल तक जीने वाला था तो वो कट होकर 25 साल हो जाएंगे, या अगर वो 1 साल और जीने वाला था तो सिर्फ आधे साल जिएगा। और क्योंकि र्यूक पहले बता चुका है कि वो ना तो एल की साइड है और ना ही लाइट की, तो वो कभी लाइट को किसी इंसान का नाम नहीं बताएगा जिसे वो मारना चाहता है। और अगर लाइट शिनिगामी आईज ले लेता है तो किसी भी इंसान को सिर्फ देखकर ही मार पाएगा। अगर ये पावर लाइट के हाथों लग गई तो लाइट का काम बहुत आसान हो जाएगा, यानी वो बाहर खड़े FBI एजेंट को भी आसानी से मार सकता है। तो अब तुम क्या करोगे लाइट, तुम्हें ये डील मंजूर है? और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या लाइट ये डील लेगा? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए